हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये हमारा सेट ए है। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कैसे रूल्स और एलिमिनेशन ट्रिक है जो रिपीट हो रहे हैं पिछले सालों से, वो देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही जो बेसिक रूल है, हमारा थंबनेल है, वो बता देता हूँ कि यूपीएससी के प्री में एक क्वेश्चन पे मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जामिनर पूछता है। किसी में 2 होती हैं, किसी में 3, किसी में 4, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस 1 स्टेटमेंट वाले भी होते हैं, ठीक है। तो जो मल्टीपल स्टेटमेंट है, इनमें एक्सेप्ट साइंस और टेक या इन्वायरमेंट के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, उनको छोड़ के बाकी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट एग्जामिनर गलत बनाएगा, कोई एक या दो, ठीक है। हमें पता करना है कि एग्जामिनर ने कौन सी स्टेटमेंट गलत बनाई है, और वो पता हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग पता करेंगे यूपीएससी के ही पीवाईक्यू से पैटर्न देखकर। हर साल यूपीएससी वही पैटर्न रिपीट करता है, उसी पैटर्न पर स्टेटमेंट को गलत बनाता है, और वही हम लोग 2020 में भी देखेंगे, ठीक है। और जो सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न और लॉजिक छिपा होता है, जिससे हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ये हमारा नियम हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं ना, तो जैसे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन प्योर नॉलेज बेस, 60 क्वेश्चन के आसपास ये रूल्स और ट्रिक्स लगती हैं, और 10 क्वेश्चन में छोड़ने होते हैं। इन 60 क्वेश्चन में से हमें 40 के आसपास ठीक करने होते हैं, ठीक है। 35 40 इतने क्वेश्चन के आसपास, ये हमारा नॉर्मल रूल होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 स्टेटमेंट वाला है, तो चारों तो ठीक होंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो गलत होंगी, 1-2 स्टेटमेंट पक्का। हम लोग देखते हैं कौन सी एग्जामिनर ने ठीक बनाई है, कौन सी गलत बनाई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आधार मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, कि जो आधार मेटा डाटा है वो 3 मंथ से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 3 मंथ है, ये एक फैक्ट है, डाटा है, इसको चेंज करना आसान है। यहाँ पे क्या पता 4 मंथ हो, 6 मंथ हो, 2 ईयर हो, 1 ईयर हो, 5 ईयर हो, कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको चेंज करना आसान है, तो ये हो गया गलत। ए ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया। अब या तो 2 और 4 या सिर्फ थर्ड ओनली। नॉर्मली देखो एक ट्रिक और मैंने आपको क्या बता रखी है कि 4 फैक्चुअल स्टेटमेंट हो तो मैक्सिमम उसमें 2 पर जाना, 5 हो तो 3 पर जाना। यहाँ पे 4 हैं तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी 2, यानी कि सेकंड और 4 ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। सेकंड और 4 स्टेटमेंट ठीक होना। अब एक बात थोड़ा इनको पढ़ भी ले, जरूरी है, डायरेक्ट ब्लाइंडली ट्रिक्स पे फॉलो नहीं करना है। सेकंड स्टेटमेंट, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा। अब ये कह रहा है कि जो आधार डाटा है वो उसको शेयर करने के लिए स्टेट किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। हाँ, ताकि ये हमारा जो डाटा है वो कंजर्व रहे, डाटा लीक ना हो, डाटा को प्रिजर्व किया जा सके। क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कॉर्पोरेट कर लेगी गवर्नमेंट, शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, तो प्राइवेट डाटा लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आधार के डाटा के लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट है ठीक। अब थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट देखिए एक जैसी है, बस यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट है कि आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और फोर्थ है आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो आधार कार्ड हम लोगों ने इतना पढ़ा होगा, कहीं पे भी ये सब नहीं हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो याद करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिक्स लगाई, जो कॉमन सेंस लगाई, उसके बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट और मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 3 और 4 एक जगह कहीं पे है ही नहीं, तो इसका मतलब या तो सिर्फ थर्ड ठीक है या फोर्थ ठीक है। ऑप्शंस में देखिए थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट एक साथ कहीं नहीं है, और सेकंड और फोर्थ है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है और उसके साथ फोर्थ ठीक हो गई। आंसर है हमारा बी, थर्ड स्टेटमेंट है गलत, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने कट किया ट्रिक्स के बेस पे, सेकंड स्टेटमेंट में हमने कॉमन सेंस, और जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम लोग न्यूज़ में हमेशा पता चलता रहता है कि डाटा को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, डाटा को लीक नहीं होने देना है, ठीक है। और प्राइवेट प्लेयर्स तो मैक्सिमम मिस यूज़ भी कर सकते हैं डाटा का, तो उस चीज़ के लिए तो इसका आंसर है बी। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, अदरवाइज पहली ट्रिक से फर्स्ट ऑप्शन कट करके डाटा फैक्ट के बेसिस पे सेकंड ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। 4 स्टेटमेंट में 2 जाएंगे मैक्सिमम पे, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा। ये पॉलिटी का डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर है बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है ना, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इक्वल पावर होती है, स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है दोनों हाउसेज में। यहाँ पे लोकसभा कोई ज़्यादा प्रायोरिटी या कोई ज़्यादा हाई पावर नहीं है राज्यसभा के कंपेयर में। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, विद रेफरेंस टू फंड्स अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये एमपी लेड स्कीम है, ठीक है, इसकी ये 4 स्टेटमेंट हैं। अब देखो ऑप्शंस में देखो, चारों तो ठीक हो नहीं सकती, फैक्चुअल भी है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोई 1 से 2 स्टेटमेंट पक्का गलत है। अब हमें पता करना है कि कौन सी एग्जामिनर ने स्टेटमेंट गलत बनाई है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एमपी लेड फंड must be used to create a durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. अब नॉर्मली देखना, हम लोग क्या है, जहाँ मस्ट वर्ड होता है उसको हम लोग क्या है एक एक्सट्रीम वर्ड मान के गलत कर देते हैं, अगर हम लोग ब्लाइंडली ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। लेकिन वही बात है, हमें ट्रिक्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, पर थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस को भी यूज़ करना है। आप एक बार इस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका मीनिंग समझ के देखिएगा कि जो एमपी लेड फंड्स है ना, उन कंपलसरी है कि उन फंड्स को यूज़ करना ही पड़ेगा ड्यूरेबल एसेट्स बनाने के लिए, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन। तो कितनी एक पॉजिटिव और जेन्युइन स्टेटमेंट है कि जो एमपी लेड सम है, और नाम से देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। डेवलपमेंट कैसे होगा, एसेट्स क्रिएट करके। कौन से एसेट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये तो हर जगह प्रायोरिटी भी रहती है। तो और यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा है कि सिर्फ ओनली ड्यूरेबल एसेट्स, अगर होता तो हम लोग शायद गलत भी मान लेते। इन्होंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट बनाई है कि ये एसेट्स क्रिएट करने के लिए ये फंड्स मस्ट यूज होना चाहिए। तो हाँ, नॉर्मल स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट SC ST पॉपुलेशन। हाँ, ये भी पॉजिटिव और वो स्टेटमेंट है कि जो भी ये फंड होगा ना, वो SC ST को मस्ट मिलना ही चाहिए उनका। मतलब ये ना हो कि देखो आप खुद सोच के देखिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पर्टिकुलर किसी एक एरिया को या फिर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को, जनरल या OBC या SC ST, किसी एक को तो रिप्रेजेंट करता नहीं है। अगर वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो उसके नाम पे जो भी स्कीम है, जैसे ये एमपी लेड स्कीम है, तो इसके थ्रू जो इनिशिएटिव होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो फंड्स होंगे, वो भी किसी एक के लिए तो होंगे नहीं, वो सब के लिए होंगे, ठीक है। बट अब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी SC ST को स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में उसी प्रकार कोई भी स्कीम्स है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती हैं ताकि SC ST को इक्वल फुटिंग पे आ सके जनरल कैटेगरी के हिसाब से। उसी प्रकार इस स्कीम्स में भी प्रोविजन है कि कुछ पोर्शन मस्ट यूज़ होना चाहिए SC ST पॉपुलेशन के लिए भी। इसमें भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ एक्सट्रीम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर, एमपी लेड फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है। ये भी ठीक हो सकती है कि ईयरली बेसिस पे, एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्यों नहीं कर सकते भाई, आप खुद सोच के देखिएगा। यहाँ पे बात कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो ना जाने कितना टाइम लग जाता है, तो जो थोड़ी ना कि एक्सपोज 2026 के लिए एमपी लेड फंड में फंड रिलीज कर दिए तो वे 2026 में यूज़ करने हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आगे भी तो बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऐसे गलत। और फिर आप थोड़ा सोच के देखिएगा एक बार, ये जो थर्ड स्टेटमेंट एग्जामिनर ने बनाई है ना, एग्जामिनर को अगर कोई स्टेटमेंट गलत बनानी होगी ना, तो एक रूल ये भी होता है कि वो कुछ ना कुछ उसमें जान के एक्स्ट्रा ऐड करता है। जैसे कि एमपी लेड फंड आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस, यहाँ पे भी तो एग्जामिनर स्टेटमेंट गलत कर सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने इसको गलत बनाना था तो इसलिए आगे एंड लगा के इस स्टेटमेंट को बढ़ाया, एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। और कैन नॉट नेगेटिव वर्ड होता है, नो, नोट, कैन नॉट, ऐसे वर्ड्स जनरली जहाँ पर होते हैं उनको हम लोग गलत मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट फॉर 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी ईयर। अब देखना, यहाँ पे लिखा है एट लीस्ट 10%। अब कुछ लोगों ने जिन्होंने डायरेक्ट ट्रिक्स को जस्ट रट्टा मार के गए, वो इसको गलत मारेंगे कि फोर्थ स्टेटमेंट में डाटा दिया है और इसको गलत करके आंसर लगा देंगे C, और उनका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से ओपन माइंड से पढ़ के देखिएगा। इन्होंने लिखा है कि स्कीम्स के अंदर जो काम हुआ ना, उसका कम से कम 10% वर्क हर साल उसको इंस्पेक्ट करना है, एटलीस्ट 10%, यानी कि 10% से ज़्यादा भी तो हो सकता है, यानी कि 10 से 100%, ठीक है। इस रेंज में जो फंड आएंगे उनको इंस्पेक्ट करना ही करना है। हमारा जो रूल है वो बोलता है कि कोई एक फिक्स्ड डाटा हो ना, वहाँ पे
गलत होता है वहाँ चेंज करना आसान होता है। अभी यहाँ पे एग्जामिनर क्या चेंज करेगा, इतनी सारी रेंज है तो इसमें कोई भी हो सकता है, क्या पता 20% हो, क्या पता 30% हो, 25% हो, ठीक है। तो जहाँ पे रेंज ऑफ डाटा होता है ना वो नॉर्मली ठीक होता है, और जहाँ पे फिक्स्ड डाटा होता है वो गलत होता है। अब सपोज यहाँ पे लिखा होता 20% ऑफ ऑल वर्क, 10% ऑफ ऑल वर्क, 60% ऑफ ऑल वर्क, तो हम लोग इसको गलत मानते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक रेंज दे दी एटलीस्ट 10%, यानी कि 10 से 100% के बीच में जितने भी है ना वर्क, उसको इंस्पेक्ट करना है। तो ये स्टेटमेंट है ठीक, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। देखो कोई काम किया, गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रोवाइड की, वहाँ पे उस पर थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट किया और उस पर फिर इंस्पेक्शन करना है, तो एक पॉजिटिव चीज़ शो कर रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट भी है ठीक। इसका आंसर है डी, ठीक है। तो देखो नॉर्मली हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 4 पे 2 का रूल फॉलो किया था, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, या तो सिर्फ 2 एंड 4 ओनली, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बी ऑप्शन और या सी ऑप्शन, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि 2 से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो। लेकिन यहाँ थर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो हम लोग ए स्टेटमेंट पे जाएं या डी पे जाएं, ठीक है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट जब हमने पढ़ा कि ये एक रेंज की बात कर रहा है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग डी पे जाएंगे। जो ये 4 का 2 है ना फैक्चुअल में, ये लास्ट यूज़ करना जब कोई भी आप ट्रिक्स कॉमन सेंस नॉलेज कहीं भी काम ना आए और आपको क्वेश्चन सोल्व ही करना हो, उस टाइम पे यूज़ करना है ये चीज़ सिर्फ, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर से डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से है, इसका आंसर है डी, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। इसमें बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहाँ पे है, डीपीएसपी में। कौन सा आर्टिकल है, सभी एक बार कमेंट में करके बताओ कि कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, along the budget the finance minister also place other documents before the parliament। बजट पेश करते वक्त फाइनेंस मिनिस्टर और भी डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में रखते हैं, जैसे कि द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द अफोर्सेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय, किसके द्वारा ये मैंडेट किया गया है, ठीक है। अब देखिए नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहो तो कैसे रिस्क लेना है ऐसे क्वेश्चन में, वो आपको बता देता हूँ। जस्ट ब्लाइंड गैस नहीं करके आना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ऐसा हमने कभी कहीं सुना नहीं है कि कोई कन्वेंशन वगैरह, हमने पार्लियामेंट का चैप्टर भी पढ़ा है, बजट वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा कहीं नहीं सुना है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें भी आर्टिकल्स में हम लोग ये पढ़ते हैं, वहाँ भी कहीं नहीं लिखा है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये सब, आर्टिकल 113 भी पढ़ा ही नहीं होगा किसी ने, वहाँ नहीं लिखा है। अब डी स्टेटमेंट देखिए, प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ पे बजट वर्ड आ गया, स्टेटमेंट में भी ऊपर बजट वर्ड यूज़ किया है। और ये ट्रिक है कि स्टेटमेंट में अगर और ऑप्शंस में, क्वेश्चन में जो पूछा है और ऑप्शंस में अगर सेम वर्ड यूज़ हो तो आंसर उनमें से ही वही होता है, ठीक है। यहाँ पे बजट और यहाँ पे भी बजट। तो अगर आपको रिस्क लेना है, अगर इस क्वेश्चन में नॉलेज नहीं है तो आप इस बेसिस पे अटेम्प्ट करें, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को लीव भी कर सकते हो। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए। पॉलिटी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ी है तो इसको आप आराम से सोल्व कर दोगे। देखो कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स प्रोवाइड करता है, हमें ड्यूटीज़ बताता है, गवर्नमेंट्स की पावर की डिवीजन बताता है, गवर्नमेंट्स के पास क्या अथॉरिटी है, जुडिशरी का रोल बताता है, जुडिशरी जो चेक एंड बैलेंस का काम करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही सब बताता है। तो ये क्या करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट को लिमिट करता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके, फेडरलिज्म को कंजर्व करके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बता के, जुडिशरी का रोल बता के, ये सारी चीज़ें करके लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कौन कौन से पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखो, फर्स्ट प्रियम्बल, प्रियम्बल में जस्टिस की बात की है, इक्वलिटी की बात की है, और वही ह्यूमन राइट्स की है, तो ये भी हो गया। डीपीएसपी में भी इक्वलिटी, जस्टिस, हर किसी की बात की है, एजुकेशन की बात की है, इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क,
ठीक है, लेबर राइट्स की बात की है, वुमेंस के राइट्स की बात की है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की है, तो इसमें भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हम लोग बात करते हैं कि फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड ये मेंटेन करके रखना है, सोशल हार्मनी बना के रखनी है, तो ये भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है, ये भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करती है। तो इसका आंसर है डी। तो यहाँ पे इंडायरेक्टली इन्होंने पूछा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अब ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हर किसी ने तो वहाँ डिटेल में जाके पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, और जो हमारे ये प्रियम्बल और ये सब हैं इन सब में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसका आंसर है डी। 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन देखिएगा, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है किस टाइप ऑफ सिटीजन्स के। अब आप खुद सोच के देखिएगा, ये किसी भी नोट्स और करंट मैगजीन में कहीं नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये इतने सारे डाटा हैं किसी को याद भी नहीं होगा। 4 स्टेटमेंट है जिनमें से 3 में से एग्जामिनर ने डाटा पूछ लिया, अब तीनों को तो गलत हम नहीं कर सकते, कोई एक तो गलत होगी कोई ठीक भी होगी, ठीक है। अब फिर भी ये क्वेश्चन हम लोग ठीक करेंगे कैसे, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से जिसकी इनकम है उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगी। हाँ भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, ये भी हो सकता है नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट, ओबीसी के जो मेंबर हैं जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, ये भी हो सकता है नहीं हो सकता। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, ऑल सीनियर सिटीजन, क्यों भाई, कोई सीनियर सिटीजन है जो अल्ट्रा रिच है, बहुत सारा काफ़ी अमीर है, कोई सिविल सर्वेंट है, कोई सेक्रेटरी है वो रिटायर हो गया है, इवन कोई मिनिस्टर है, उसको थोड़ी ना लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो जो ऑल वर्ड है ये क्या है, एक्सट्रीम वर्ड में आता है, जहाँ भी ये लिखा होता है एक्सेप्ट साइंस और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को छोड़ के, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ के, हम लोग इसको गलत मानते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट ऑल की वजह से गलत हो गई। अब आप फोर्थ को कट कीजिएगा, बी ऑप्शन भी गया, डी ऑप्शन भी गया। अब ऑप्शन देखिएगा ए और सी, 1 and 2 या 2 and 3, यानी कि बच्चे हुए 3 में से कोई 2 स्टेटमेंट ठीक है, एक गलत है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है। अब आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इन्होंने बात की है कोई भी एक इंसान जिसकी इनकम 1 लाख से कम, कोई ट्रांसजेंडर जिसकी इनकम 2 लाख से कम, और कोई ओबीसी जिसकी इनकम 3 लाख से कम, ठीक है। अब देखिए ओबीसी के क्राइटेरिया पे 3 लाख की इनकम रख दिया इन्होंने, इतनी ज़्यादा इनकम क्यों रखेंगे भाई, यहाँ पे तो कोई नॉर्मल इंसान जिसकी इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, 1 लाख से कम है, उसको फ्री लीगल सर्विस देगी, लेकिन ओबीसी का इंसान जिसकी इनकम 3 लाख से कम है उसको मिलेगी। अगर ओबीसी की किसी की 2 लाख है ना तो उसको फ्री लीगल नहीं मिलेगी, लेकिन ओबीसी में तो हमें रिजर्वेशन भी तो प्रोवाइड किया गया है, तो इनकी जो इनकम का क्राइटेरिया है इनका तो कम होना चाहिए ना, 3 लाख क्यों ज़्यादा क्यों गया, इनका तो और कम होना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगी इसलिए गलत। और ट्रांसजेंडर देखिए, ट्रांसजेंडर एक वल्नरेबल सेक्शन है हमारा, उसकी इनकम 2 लाख है, तो ओबीसी के जिसको रिजर्वेशन प्रोवाइड है उसकी ट्रांसजेंडर से ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने ओबीसी की जो इनकम का क्राइटेरिया दिया है वो गलत दिया है, 3 लाख नहीं है इसका, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप बढ़ा दिया, काफ़ी ज़्यादा वो कर दिया, इसको वाइड कर दिया, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा लिमिट नहीं है इसकी। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, 4 पे हम लोग क्या रूल है, 4 का 2, ठीक है, डी ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, और ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज आप ए और सी में से किसी एक पर 50-50 में आके ब्लाइंड गैस आपको जरूर करना है। जिन क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके कर दो ना, बचे हुए 2 में आपको भले ही नॉलेज ना हो वो क्वेश्चन सोल्व जरूर करके आने हैं, ठीक है। इसका आंसर है सी, फर्स्ट और थर्ड राइट मैच है, ये गलत है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच, यहाँ पे पूछा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट उसकी क्या फीचर है, उसको कौन सा फीचर है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ये तो कोई जरूरी नहीं भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग ये थोड़ी ना देखते हैं कि जितनी भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेड हो। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसकी एक भी वोट नहीं आई, एक भी सीट नहीं जीती उसने, गवर्नमेंट में क्यों रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उसको। और गवर्नमेंट में क्या, जो पार्टी जीतती है उसी को तो वही तो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेट होती है, हारने वाली पार्टी को भी थोड़ी ना मिलेगा रिप्रेजेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, यही तो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, पार्लियामेंट में लोकसभा में पास किया जाता है ना,
तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पर्टिकुलरली लोकसभा के लिए। और यही तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होता है कि अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो उसको हटाया जा सकता है। तो 11th का आंसर है बी। ठीक है, डायरेक्ट पॉलिटी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। किस में लिखा है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी इतनी बात करता है, ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, ये वेलफेयर स्टेट की तो बात करते हैं। इसका आंसर है ए, डायरेक्ट नॉलेज लक्ष्मीकांत से है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, इसमें देखिएगा पॉलिटी के क्वेश्चन के मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी कि या तो एग्जामिनर वर्ड्स जैसे एग्जीक्यूटिव्स जो नाम दे रखा ना उनके साथ खेलते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर कर देंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट कर देंगे, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बदल देंगे, या तो ये एक ट्रिक लगती है पॉलिटी के क्वेश्चंस में। या फिर मेंशन किया होता है कि डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जहाँ मिलता है वो गलत होता है पॉलिटी के क्वेश्चंस में, ठीक है। या फिर कोई एक्सट्रीम फैक्ट दे रखा हो, वो क्वेश्चन गलत होते हैं पॉलिटी में। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, द 13th क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन होता तो केशव नंदन भारती केस में क्या किया था फिर सुप्रीम कोर्ट ने? कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब डिफाइन नहीं है, और ये ट्रिक है जहाँ लिखा हो ना डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू, ये भी इसका मतलब है कि एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया हो, एक्सप्लिसिटली कहीं भी प्रोवाइड नहीं है, इनडायरेक्टली आर्टिकल 13 वगैरह में मेंशन है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो ये भी गलत है। इसका आंसर है डी। तो ध्यान रखना, जहाँ पे भी लिखा हो ना एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो नॉर्मली गलत होता है। मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक हो सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी वाला वर्ड क्वेश्चन था 2025 में जो क्वेश्चन आया था, कोई वर्ड मेंशन हो सकता है, जैसे कि माइनॉरिटी जो वर्ड है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 29-30 में, लेकिन वो डिफाइंड कहीं नहीं है। तो याद रखना, मेंशन वाला ठीक हो सकता है, लेकिन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर प्रोविजन या अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो गलत होता है, ठीक है, ये नियम होता है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। गांधीज्म और मार्क्सिज्म में एक कॉमन एग्रीमेंट है, क्या है? ये भी वही है, अगर आपको इसकी नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को लीव कर सकते हो। आपने गांधीज्म और मार्क्स के बारे में पढ़ा हो तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसका आंसर है ए, द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। दोनों स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, गांधी भी और मार्क्स भी। गांधी बात करता है कि लोग खुद इतने अवेयर हो लोकल लेवल से होकर कि स्टेट की जरूरत ही ना पड़े, और मार्क्स के हिसाब से सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, in the context of India, which one of the following is characteristic appropriate for bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन सा करेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट है, ठीक है, जो यानी कि पूछा है कि ब्यूरोक्रेसी का क्या फीचर है? एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अप्रोप्रिएट। अब देखो फीचर ये सारे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि जो बेस्ट है वो कौन सा है। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है या फिर पार्लियामेंट्री नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तो वहाँ पे भी तो होती है। सेकंड, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, क्यों? जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ना हो ब्यूरोक्रेसी तो वहाँ भी तो होती है ना, और यहाँ, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, हाँ ये हो सकता था। फोर्थ स्टेटमेंट, एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं ये करते क्या है? ये एग्जीक्यूट ही तो करते हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, स्कीम्स लाती है, कानून बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी ही तो करती है। तो ये इसका आंसर है डी, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज a part of the constitution but has no legal effect, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts। अब देखिए ए और डी स्टेटमेंट है, इनमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉमन है, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट ए में, और ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट ये डी, यानी कि आंसर ए और डी में से कोई एक होगा। ये नियम है कि स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट अगर एक जैसी हो ना उनमें से एक आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि प्रीएम्बल अगर लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स, इसका कोई वो नहीं है, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये
सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू भी बताया कि प्रीएम्बल एनफोर्सिएबल नहीं है, बट वो दूसरे और प्रोविजंस और पार्ट के साथ मिलके प्रीएम्बल के प्रोविजंस को एनफोर्स किया जा सकता है। तो इसका आंसर है डी 16th का। ठीक है, नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, गोल्ड ट्रेंचे। अब देखिएगा, गोल्ड ट्रेंचे रिजर्व ट्रेंचे रेफर टू ए लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर, और एक क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर। अब प्रीएम्बल वाले क्वेश्चन में हमने क्या ट्रिक फॉलो की थी कि अगर दो स्टेटमेंट में सिमिलर वर्ड्स हों तो उनमें से एक ठीक होगी और एक गलत होगी, वो एक आंसर होगी। यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो हुआ है। सी ऑप्शन देखिए, एक क्रेडिट सिस्टम गारंटीड बाय, और डी ऑप्शन एक क्रेडिट सिस्टम गारंटीड बाय। ठीक है, अगर एग्जामिनर को इनमें से आंसर नहीं बनाना होता तो एग्जामिनर यहाँ पे कुछ और लिख के दे देता, WTO की जगह को बता देता है कि कोई एक लोनो सिस्टम है या कुछ और एक इनिशिएटिव है WTO का। बट एग्जामिनर ने ये सेम वर्ड क्यों यूज़ किए, ये इसीलिए यूज़ किए कि ताकि एग्जामिनर हिंट दे रहा है कि भाई इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है। ठीक है, अब देखना, गोल्ड ट्रेंचे एक रिजर्व ट्रेंचे है। अब क्रेडिट सिस्टम WTO किसके लिए है? WTO ट्रेड रिलेटेड इशूज डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए है। उसका क्रेडिट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो IMF है वो क्रेडिट को प्रोवाइड करता है। जैसे कि पाकिस्तान हाथ फैला के चला जाता है हमेशा IMF के पास कि पैसे दो पैसे दो, तो ये IMF का काम है क्रेडिट वगैरह को देखना। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्रिक्स और ये कॉमन सेंस यूज होगी। ठीक है, इसका आंसर डी। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, with reference to provisions contained in part 4th of the Constitution of India, which of the following, जो पार्ट 4th है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? DPSP हमारा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, दे शैल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट। नॉलेज का भाई DPSP एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट लिखा हुआ इतनी जगह, तो ए स्टेटमेंट गलत, ए और सी ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन ठीक है, दे शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल। हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि दे शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो, सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ठीक हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। हाँ, तो यही तो DPSP का मतलब ही क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो स्टेट पॉलिसी बनाएगा उसके लिए कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो DPSP में है, यानी कि जो स्टेट पॉलिसी बनाते वक्त DPSP में जो लिखा गया है उनको फॉलो करेगा, उनके बेसिस पे पॉलिसीज बनाएगा। यही तो DPSP का मतलब है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक, तो इसका आंसर है डी। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई हम लोग ट्रिक वगैरह नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19th क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 months even if he or she is not a member of legislature of that state। अब देखिए, एक तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पे भी कि क्या था, नाउ। दूसरा, वो इज एलिजिबल टू वोट, मेनली स्टेटमेंट में नॉलेज यूज होगी, हमें सब पता है। हमें पता होना चाहिए कि वोट करने का क्राइटेरिया क्या है, कितनी एज है, 18 ईयर। लेकिन जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी है? राज्यसभा की 30 है और लोकसभा की 25 है। ठीक है, तो जिस 18 एज नहीं है, उसकी एज या तो मिनिमम 25 हो या 30 हो, तभी वो मिनिस्टर बन सकता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में भी यही प्रोविजन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी गलत। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिसकी एज जो वोट करने के लिए एलिजिबल हो गया, यानी कि 18 साल से बड़ा हो गया, उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है एक स्टेट में 6 महीने के लिए। अगर वो किसी का मेंबर ना हो, या लेजिस्लेचर का या काउंसिल का मेंबर ना हो, फिर भी उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, ये प्रोविजन तो है कि उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट वो उसका एक अलग क्राइटेरिया भी है, उसकी एज 25 होनी चाहिए या 30 होनी चाहिए। 25 लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा के केस में, और राज्यसभा और काउंसिल के केस में 30। ठीक है, 18 से अबव नहीं, 25 और 30 मिनिमम एज है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गया, यहाँ पे ये फैक्ट की वजह से भी स्टेटमेंट गलत कर सकते हो आप। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस के एक पर्सन कन्विक्टेड है एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। ठीक है, इस सेक्ट के हिसाब से अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड हो जाता है क्रिमिनल उसमें ऑफेंस में 5 साल के लिए, तो उसको परमानेंट हमेशा के लिए बरी होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो गलत स्टेटमेंट है।
पर लिली थॉमस केस था आई थिंक, हाँ लिली थॉमस केस ही था, जिसमें एक तो क्राइटेरिया 2 ईयर है, 5 ईयर नहीं है 2 ईयर, तो 5 ईयर ये एक फैक्ट है, इसको चेंज करना आसान है। दूसरा परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हमेशा के लिए, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये गलत है। अब इतने सारे पॉलिटिशियंस के हम लोग देखते हैं, इतने सारे चार्जेस लगे होते हैं, इतने साल वो जेल में रह चुके होते हैं, अगर ऐसे ये सबके फॉलो कर दिया जाए तो आधी पार्लियामेंट तो ऐसे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, ये गलत फैक्ट दिया गया है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक फिट। हाँ ये पॉलिटी में डायरेक्ट लिखा गया, और कैन एक जनरल वर्ड है और डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में लिखा गया ये। फर्स्ट स्टेटमेंट है ठीक। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन। 3 सेशंस तो होते हैं, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 3 सेशन होने चाहिए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और ये हमारी ट्रिक भी है कि जहाँ पे ये लिखा हो ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, वो हम लोग गलत मान के चलते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट होगी गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट है ठीक। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज डेट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। ठीक है, कोई एक मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है कि पार्लियामेंट को इतने दिन बैठना ही पड़ेगा, इतने सेशंस लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो और ये इसी के लिए तो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू फॉर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एडवाइस देता है पार्लियामेंट की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कि भाई मिनिमम डेज का क्राइटेरिया रखो कि इतने दिन पार्लियामेंट को बैठना ही बैठना है। तो ये स्टेटमेंट है ठीक, इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन। ठीक है, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये मैच द फॉलोइंग वाला है, 3 मैच द फॉलोइंग है। अगर 4 होते तो हम लोग 2 पे जाते, 5 होते तो 3 पे जाते, 6 होते 4 पे जाते। 3 वाले जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं, इसमें नॉर्मली क्या है कि आप डी ऑप्शन को तो कट करके ही चलिएगा, जहाँ पे ऑल 3 करेक्टली मैच, ये तो पॉसिबल चांसेस बहुत कम है। बचे हुए में आप नॉलेज बेस पे अगर सोल्व कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज इतने ये क्वेश्चन है काफ़ी फैक्चुअल है, इनमें रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, अगर इसमें आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22nd क्वेश्चन। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्थाविरावादीन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। जैसे बुद्धिज्म के 2 स्कूल्स थे मेन, हिनायाना और महायाना। ठीक है, अब जो इन्होंने बोला कि स्थाविरावादीन्स महायाना बुद्धिज्म से बिलोंग करता था, अब ये फैक्ट है, क्या पता वो हिनायाना बुद्धिज्म से बिलोंग करता हो, यहाँ पे चेंज करने की पॉसिबिलिटी है, तो अभी स्टेटमेंट को होल्ड करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, लोकातारावादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। जो लोकातारावादीन है वो महासंघिका सेक्ट का उपसेट है। ठीक है, क्या पता हो क्या पता नहीं हो, ये हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, अब देखिए महा और महायाना बुद्धिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था, आइडियल वर्शिप वगैरह स्टार्ट कर दी थी, जो बुद्धा था उसको भगवान के बराबर माना जा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए महासंघिका और महायाना दोनों में महा है, तो ये इसी का पार्ट था, तो थर्ड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ठीक है। ठीक है, तो ए कट गई। अब तीनों फैक्चुअल है, तीनों फैक्चुअल, तो तीनों करेक्ट तो एग्जामिनर कभी नहीं देगा। आप लोग ये नियम याद रखिएगा, 3 स्टेटमेंट हो या 4 स्टेटमेंट हो, नॉर्मली इतनी स्टेटमेंट पूछता है यूपीएससी, अगर वो फैक्चुअल हो, ठीक है, जैसे कि ये हिस्ट्री के हैं, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड ना हो, अगर वो फैक्चुअल हो ना, तो उनमें से 1 से 2 1 या 2 स्टेटमेंट पक्का डेफिनेटली गलत होंगी ही होंगी। ठीक है, ये ट्रिक्स जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है ना, उनमें मैक्सिमम टाइम यूज होती है, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है, उसमें 1 या 2 स्टेटमेंट पक्का गलत होती है, और ये ट्रिक हमारी यहाँ पे भी यूज हुई है। ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट होगी ठीक। अब देखो डी ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अब यहाँ पे 50-50 है, अगर आपको या तो आप बी पे जाइए या सी पे जाइएगा। ठीक है, अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है, इसका आंसर है बी। एटलीस्ट हम लोग 50-50 तक तो आए। अब यहाँ पे आप लोग ब्लाइंड गैस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली explain the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई था उसका इम्पैक्ट इंडिया पे 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाल पे क्या हुआ था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, हाँ ये तो सही है, यही तो हुआ था। ब्रिटिशर्स वन वे ट्रेड करते थे, ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट होता था उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते थे, ठीक है, और जो बाहर से जो एक्सपोर्ट आता था इंडिया में, जो माल इंपोर्ट होता था इंडिया में, उस पर टैक्सेस नहीं लगाते थे, तो जो इंडियन के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो खत्म हो गए थे। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक। और ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट टोन कर रही है। अब देखना कॉलोनियल टाइम पे सॉरी कॉलोनियल टाइम पे ब्रिटिशर्स की जो भी एक्शंस होते थे, जो भी पॉलिसीज होती थी, वो कभी भी इंडियंस के इंटरेस्ट में नहीं थी, वो हमेशा ब्रिटिश के कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए थी। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट हुआ था वो भी इंडियंस के लिए नेगेटिव ही हुआ होगा। तो ये स्टेटमेंट है नेगेटिव। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ए लार्ज नंबर। तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट शो कर रहा है ना कि भाई इंडिया में मशीन्स आएंगी तो ग्रोथ होगी, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, स्किल्स, जॉब, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सी स्टेटमेंट, रेलवे लाइन्स वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। ये तो कभी किया ही नहीं था, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इंडियंस के लिए पॉजिटिव, ये भी इंडियंस के लिए पॉजिटिव, ये भी इंडियंस के लिए पॉजिटिव, लेकिन ए स्टेटमेंट इंडियंस के लिए नेगेटिव। तो हमारा जो रूल क्या है, ओड वन आउट वाला रूल। तीन स्टेटमेंट एक जैसी, कोई एक जो अलग होगी वही आंसर होगा, और ये इसका आंसर है। ये रूल मैक्सिमम हिस्ट्री के क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है। हर साल एक नए क्वेश्चन ऐसा आता ही है जहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पालवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय प्रांतका वन, और पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट करना है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मेडाइवर का। इसमें आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं इसको। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। एक ये ट्रिक रूल याद रखिएगा, हिस्ट्री में जब टर्म्स की जो क्वेश्चन पूछता है ना यूपीएससी, वो मैक्सिमम टर्म्स इकोनॉमी के रिलेटेड होती है। इकोनॉमी, ट्रेड, इस डोमेन में, ठीक है, इस डोमेन की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है, या वो पोर्ट होगा, कोई मनी रिलेटेड कोई चीज़ होगी, यानी कि इकोनॉमिक एंगल होगा उसमें कहीं ना कहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेजेज डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्स ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। अब ये क्या था, अब देखिएगा, एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, और एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट्स। अब टू हिज सबऑर्डिनेट्स सेम जैसा है, आंसर इनमें से कोई एक होगा, ये ट्रिक बोलती है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा रूल कर गया फेल, इसका आंसर है सी। हुंडी एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। यहाँ पे हमारी ट्रिक फेल कर गई है, जो हम लोग जैसे प्रेम्बल वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था, या फिर रिजर्व ट्रेंचे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, वो ट्रिक यहाँ पे फेल कर गई है। सो कि कोई बात नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक फेल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द बुक देसर कथा। अब ये देखना है क्वेश्चन कितना मस्त है और कितना अच्छा ट्रिक्स और लॉजिक्स, कॉमन सेंस इसमें यूज होगी। विद रेफरेंस टू द बुक देसर कथा रिटन बाय साखाराम गणेश देशकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। अब ना तो ये बुक और ना ये इन राइटर का नाम कभी किसी ने सुना होगा, पूरी स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी कहीं किसी ने पढ़ा नहीं होगा, गलती से अगर नज़र में आ गया होगा तो कभी याद नहीं हुआ होगा, क्योंकि नाम ही ऐसा है, ठीक है। कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता, कभी किसी टेस्ट सीरीज में नहीं आया होगा, फिर भी ये क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किया। अब कैसे, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अब ये इंडियन राइटर थे, ठीक है। अब ये कॉलोनियल टाइम पे कोई बुक लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कॉलोनी जो ब्रिटिशर्स हैं उनको उनका क्रिटिसिज्म करेंगे। इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हाइपोनेटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड। हाँ, इन्होंने बताया कि जो कॉलोनियल थे वो किस प्रकार अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं, हाइपोनेटिक माइंड के ऊपर कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं और फिर अच्छा दिखा शो करके रूल कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडियन ऑथर है, एक फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे उन्होंने बताया हुआ है कि कॉलोनियल्स का नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक,
सेकंड स्टेटमेंट, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोल्क सॉन्ग। अब देखना, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बंगाल की एक छोटी ही गली में भी अगर कोई नाटक या सॉन्ग गाया होगा तो क्या श्योर है कि वो इससे इंस्पायर्ड नहीं हुआ होगा। अब एग्जामिनर उस टाइम पे हर गली में तो गया नहीं होगा कि हाँ भाई ये सॉन्ग इस गली में गाया था और ये सॉन्ग इससे इंस्पायर्ड नहीं था, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये स्टेटमेंट होगी ठीक, क्योंकि ऐसी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बुक उस टाइम लिखी गई थी तो इंस्पायर्ड हो उसके कुछ लिया होगा छोटा मोटा, कोई फिक्स तो बता नहीं सकता ना कि आप श्योर तो नहीं कह सकते ना कि नहीं भाई कोई भी फोल्क सॉन्ग या कोई भी प्ले इंस्पायर्ड नहीं हुआ था, श्योर तो आप नहीं कह सकते। ये स्टेटमेंट भी ठीक। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द यूज ऑफ देश, जो देश वर्ड यूज किया है ना, जैसे भारत देश वगैरह ऐसे एक कंट्री के लिए, वाज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल। यहाँ पे इन्होंने फैक्ट बोल दिया कि जो देश वर्ड यूज किया वो सिर्फ बंगाल के लिए यूज किया, ना कि पूरे कॉन्टिनेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट है कि अब तो वो बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए यूज किया, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज किया वो। तो यहाँ पे फैक्ट है और यहीं पे एग्जामिनर ने गलत किया। आप खुद सोच के देखिएगा, अब वो अगर देश की बात करेगा, देश कथा, तो वो पूरे बंगाल रीजन की क्यों बात करेगा, वो तो पूरे इंडिया के बारे में बताएगा ना। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरे इंडिया पे राज कर रखा था, सिर्फ बंगाल पे तो नहीं था ना, एक्सप्लोटेशन तो पूरे इंडिया का हो रहा था। तो ये देश वर्ड पूरे बंगाल के लिए नहीं था, पूरे इंडिया के लिए था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई, ये स्टेटमेंट गलत होती, डायरेक्ट आंसर आ गया ए। अब तीनों फैक्चुअल थी, मतलब तीनों हिस्ट्री की क्वेश्चन थी, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं थी, तो कोई एक ना एक स्टेटमेंट तो एग्जामिनर पक्का गलत देगा, और इसने थर्ड स्टेटमेंट ही गलत दी थी। ठीक है, और कैसे गलत दी वो बता दिया, फैक्ट के साथ एग्जामिनर ने खेला। अब 27th क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, इसका कोई आंसर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में इसी साल 2 बार ये ट्रिक रिपीट हुई है। विठल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। अब देखो, विठल विध्वंसक ये नाम किसी ने कहीं नहीं सुना था, कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, अभी यूपीएससी ऐसा तो है नहीं कि रैंडम कुछ भी फैक्ट पूछेगी कि भी हाँ हमें बच्चों से तो क्वेश्चन गलत करवाना ही करवाना है, नहीं। यूपीएससी हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे भी ना कि जस्ट जो कहीं से भी उठा के दे दिया, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम यूपीएससी कोई ना कोई लॉजिक देती है जो पीवाईक्यू पैटर्न से ही समझ में आएगा, जिसको यूज करके एग्जाम तक आंसर तक पहुंचा जा सकता है। वहाँ पे ये इस क्वेश्चन में भी ये यूज हुआ है। अब देखिए, विठल विध्वंसक जनरल का नाम है। अब देखो, गोपाल बाबा वालंकर, ये नाम कभी सुना आपने हिस्ट्री में? कहीं नहीं सुना होगा। पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ ली होगी, नोट्स पढ़ लिए होंगे, कहीं ये नाम नहीं आया होगा। ये नाम आया है जब 2020 में क्वेश्चन आ गया था ना पेपर में, इसके बाद हर नोट्स में हर जगह कवर हुआ है, लेकिन उससे पहले ये कहीं नहीं था, किसी ने सुना भी नहीं था इनका नाम। ज्योतिबा फुले हर कोई पढ़ता है, सत्यशोधक समाज था इनका, गुलामगिरी बुक लिखी थी इन्होंने। ठीक है, गांधी जी के बारे में हर कोई पढ़ता है, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में भी हर कोई पढ़ता है। ये तीनों नाम तो है नोन, हर किसी बच्चे ने इनके बारे में पढ़ा होगा, इनके वर्क के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, लेकिन गोपाल बाबा वालंकर के बारे में किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और एग्जामिनर ने आंसर यही दिया है, यही ओड वन आउट वाला रूल कि 3 तो नोन है, 1 अननोन है, वही रूल लगा जो उस टाइम पहले क्वेश्चंस में भी लगा था। ठीक है, अब देखो, एग्जामिनर ने कोई ऐसा ही रैंडम कोई नाम उठा के पूछा है, तो कोई तो हिंट लॉजिक देगा ना, और यही लॉजिक दिया था कि भाई 3। अब देना होता तो इनकी जगह भी कोई और रैंडम नाम दे सकता था एग्जामिनर, ज्योतिबा फुले की जगह या गांधी जी की जगह या अम्बेडकर जी की जगह कोई ऐसा नाम दे सकता था एग्जामिनर जो किसी ने सुना नहीं हो। लेकिन ये 3 नाम तो एग्जामिनर ने नोन दिए, 1 अननोन दिया। क्यों दिया? यही बताने के लिए कि भाई यही आंसर है जो अननोन नेम है। और ये रूल हर साल यूज होता है कहीं ना कहीं, इस साल तो दूसरे क्वेश्चन में यूज हो चुका है ऐसे। ठीक है, अब आते हैं 29th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्ले वापा द्रोणा वापा डिनोट, क्या डिनोट करता है? मेजरमेंट ऑफ लैंड, कोइंस ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड और रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, लैंड इन दोनों में से कोई एक आंसर। ठीक है, या तो ए आंसर है या सी है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, सिर्फ अर्बन लैंड को ही क्यों क्लासिफाई करेगा भाई? और उस टाइम पे अर्बन एरिया तो इतने थे भी नहीं ना। अर्बन एरिया तो एक अर्बन लैंड यूज करके तो उसको एक वो नहीं मिनिमलिस्ट अप्रोच होगी, यानी कि एक नैरो कर दिया स्कोप को। ठीक है, अर्बन लैंड ने भी कोई भी लैंड को मेजरमेंट करने के लिए ये टर्म यूज होती थी। यहाँ पे एक वाइडर व्यू है, वाइडर स्कोप है कि भी कोई भी लैंड हो सकती है, रूरल लैंड भी हो सकती है, अर्बन लैंड भी हो सकती है, कोई खराब बंजर जमीन पड़ी हो वो भी हो सकती है। लेकिन सी ऑप्शन में बोल दिया सिर्फ और सिर्फ अर्बन लैंड का क्लासिफिकेशन, नहीं, ये गलत है। इसका आंसर है ए, मेजरमेंट ऑफ लैंड। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन।
ठीक है। 30 क्वेश्चन में देखिए, who praises his religious sect, whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि यूपीएससी इंपॉर्टेंट थीम्स है, जहाँ पे वो आंसर्स में मिलेंगे ना स्टेटमेंट में, वही आंसर होगा। अशोका, अकबर, ठीक है, अशोका, अकबर, विजयनगर एम्पायर, वेस्टर्न घाट, अरुणाचल प्रदेश, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्राम पंचायत, ठीक है, वुमेन्स रिलेटेड, वुमेन सेंट्रिक कोई इनिशिएटिव हो या कोई थीम्स होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ठीक है, यूपीएससी को इनसे बहुत प्यार है, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर कहीं पे ये स्टेटमेंट में डालेगा ना, तो आंसर इनमें से कोई एक ही होगा, और इसका आंसर है ए, ठीक है। और हम सब ने पढ़ा था कि अशोका ने क्या किया था, कलिंगा वार के बाद पॉलिसी फॉलो नहीं की थी, रिलीजियस टॉलरेंट की पॉलिसी फॉलो की थी। अपने जो वेरियस रोक एडिक्ट्स हैं उन पे ये मैसेज छिपवाया था कि हर कोई अपने धर्म को प्रचार कर सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकता है, हर धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे और कोई अपना धर्म किसी और पे एनफोर्स नहीं करेगा। तो वही बात है, अशोका इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामिताज। पारामिता जो परमिताज थे, ठीक है, और बुद्धिज्म भी थीम होती है, बुद्धिज्म जैनिज्म भी इनके साथ ही। अब यहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। ए स्टेटमेंट देखिए, द अर्लीस्ट धर्मशास्त्रा टेक्स्ट, दो अर्लीस्ट धर्मशास्त्रा टेक्स्ट थे ना, वो परमिताज के बारे में डिस्क्रिप्शन है उनका। या फिर फिलोसफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ वेदास, या फिर परफेक्शन वूज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वा पाथ, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट में जहाँ पे बुद्धिज्म या जैनिज्म भी थीम हो ना, वही आंसर होगा मैक्सिमम। अदरवाइज ये मोर ऑफ थोड़ा नॉलेज बेस्ड का, अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन को लीव भी कर सकते हो। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि रकमाबाई केस था 1884, किसके अराउंड था। अब देखना, मैंने आपको बताया हुआ था, कोई भी कानून होगा, कोई एक्ट होगा, कोई स्कीम होगी, वो पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस करेगी, वो ये नहीं है कि कई सारी चीज़ों को एक साथ टारगेट करेगी। अब जैसे इसमें देखिएगा, रकमाबाई केस 1884, वैसे तो ये हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के रिगार्डिंग है, ठीक है। फिर भी अगर इसमें कॉमन सेंस जो ट्रिक लगानी हो, या जो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो क्या है वो बताता हूँ मैं। वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, ये वुमेन की एजुकेशन की बात कर रहा है। ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट की बात कर रहा है। और ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, तो ये बात कर रहा है मैरिज रिलेटेड, ठीक है। और ये बात कर रहा है एजुकेशन की, दोनों अलग अलग थीम हो गई, ठीक है। या तो सिर्फ 1 ओनली ठीक है, या 2 और 3 ठीक है, तीनों एक साथ नहीं हो सकती। तो 1 डी कट गया, ए कट गया और सी कट गया, आंसर है बी, सिर्फ 2 और 3, ठीक है। अदरवाइज ये सबको पता होना चाहिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट के रिगार्डिंग था ये जो केस चला था, ठीक है। इसमें अगर ट्रिक यूज किए तो यही ट्रिक यूज हुई है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज, इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन क्यों डिक्लाइन हो गई थी। क्योंकि भाई उस टाइम है ना, मार्केट में न्यू इन्वेंशन आ गई थी, आर्टिफिशियल डाई वगैरह आ गई थी, उसकी वजह से ये डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। तो ये नॉलेज बेसिक क्वेश्चन था 33 का। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, वेल्जले ने एस्टेब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में, क्यों। क्योंकि वो ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करना चाहता था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, इसका आंसर है डी। ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है हिस्ट्री का। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलान और द ग्रेट तुमुलुत इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखना, ये रिवोल्ट हुई थी जो, इनके बारे में ये जो वर्ड है उलगुलन और जो ग्रेट तुमुलुत, ये किसके संदर्भ में है। ये नॉर्मली किसी ने पढ़ा नहीं था, कहीं नोट्स वगैरह में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया हुआ इतना, लेकिन फिर भी हम देखिए, हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 इतने अच्छे से पढ़ा है, कहीं हमने ये वर्ड सुने हैं, कहीं नहीं सुने हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। नॉर्मली अगर आपने कोई सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हो ना, तो आप अपनी ट्रस्ट नॉलेज पर ट्रस्ट रखना। जो आपने नहीं पढ़ा है तो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये पढ़ा नहीं। अब मापिला जो रिवोल्ट है 1921 में हुई थी, ये क्या है, ये कम्युनल राइट्स हुए थे, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हुई थी। और ये ग्रेट तुमुलुत है, यानी कि कोई महान रिवोल्ट हुई होगी, ठीक है, महान उपद्रव। तो कम्युनल वायलेंस जहाँ हुई होगी वहाँ पे तो महान वर्ड तो यूज किया नहीं होगा, तो मापिला रिवोल्ट होने के भी बहुत कम चांस है। आंसर बचा सी और डी में से। अब इसमें से आपको ये एक आंसर पे ब्लाइंड गेस कर सकते हो, इसका आंसर है डी, बिरसा मुंडा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का ही है। विद रेफरेंस टू द स्कूल लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्रा शुंगा, अमरासीमा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन वर्धना और कालिदासा इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता टू। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर थर्ड ही ठीक है, सी आंसर है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। तो आज हमने 36 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार वीडियो देखने से पहले